नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और होस्ट S1। उम्मीद और दुआ करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो कि अपने आप में महान होने के बाद भी काफ़ी बदनाम रही है। हम बात कर रहे हैं आज डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, जो कि एक वेल नोन न्यूक्लियर साइंटिस्ट रहे हैं और पाकिस्तान के एटॉमिक बॉम्ब के फादर ऑफ बॉम्ब कहा जाता है जिनको। लेकिन असलियत क्या है? असलियत भी ये सबको पता है कि वो सारे का सारा चोरी का था, स्मगलिंग का था, और वो एक बहुत बड़े एक नेटवर्क और एक कार्टेल चलाते थे, डेफिनेटली एस्टेब्लिशमेंट की मदद से। तो बेसिकली पाकिस्तान ने दो डॉक्टर अब्दुल कादिर नाम से, मतलब अब्दुल कादिर नाम के दो आदमी महान पैदा किए। एक साहब स्पिनर थे जिनकी कुछ टाइम पहले मौत हो गई। उम्र के लिहाज से देखा तो कमी थी, 63 की एज में कुछ साल पहले उनकी मौत हो गई। बहुत अच्छे स्पिनर थे और बहुत बढ़िया, आज भी उनके बहुत प्रशंसक हैं, और शेन वॉर्न से पहले उन्हीं का नाम था। और दूसरे हैं ये डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब। ये डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब जो थे, ये 1936 में इंडिया के भोपाल में पैदा हुए और काफ़ी टाइम बाद 62 में जाके ये पाकिस्तान जाके मूव हो गए। और उनकी एक बात बहुत फेमस थी कि ये हिंदुओं से और हिंदुस्तान से बहुत नफ़रत करते हैं। अब उसकी क्या वजह रही, क्या उसके पीछे कहानी थी, वो तो नहीं पता है, लेकिन ये जग जाहिर है कि वो हिंदुओं से और हिंदुस्तानियों से और हिंदुस्तान से बेइंतहा ही हद से ज़्यादा नफ़रत करते थे। तो पढ़ने में बहुत अच्छे थे। पाकिस्तान जाके इन्होंने अपनी पढ़ाई करी है, बहुत हाई डिग्री, मतलब वहाँ से अपनी जो फिज़िक्स वगैरह, फिजियोथेरेपी, सब कुछ इन्होंने फ़िज़िक्स का अपने एजुकेशन करी। लेकिन जनरली जो हमारे माशरे में होता है, इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी उनको अपने हिसाब से नौकरी नहीं मिली। उनको जो नौकरी मिली वो मिली थी वेट एंड मेज़र इंस्पेक्टर की, कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। लेकिन बहुत मेहनती थे और बहुत पढ़ाई में अच्छे थे, तो वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते रहे। तो स्कॉलरशिप इनकी एक जगह मंजूर हुई, तो ये वेस्ट बर्लिन चले गए। अब वेस्ट बर्लिन जाकर इन्होंने अपना मेट्रोलॉजी के अंदर अपना काम करना शुरू किया, और उसके बाद ये जाके हॉलैंड पहुंच गया। हॉलैंड के अंदर जिस कंपनी में ज्वाइन किया वो सेंट्रीफ्यूगल के अंदर काम करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल इज़ द प्रोसेस विच इज़ यूज्ड टू एनरिच द यूरेनियम। तो यहाँ जाकर इन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू किया, और ये टाइम आते आते वहाँ तक पहुँच चुका था जब इंडिया ने अपना एक रोल अदा किया था बांग्लादेश को आज़ाद कराने में, और उनके मन की जो भड़ास थी वो फूट रही थी अब बाहर। तो इनको लगा कि अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम इंडिया को हमेशा के लिए मिटा सकें, और तब इनका दिमाग काम किया। और जो दिमाग काम किया उसकी कहानी शॉर्ट के अंदर लंबी कहानी को सुनाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो ये साहब जिस कंपनी के लिए काम कर रहे थे वो यूरेनको, URENCO, रेनको एक नाम की कंपनी थी जो कि सेंट्रीफ्यूगल न्यूक्लियर के अंदर काम करती थी, और बहुत सारा उसका न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स थे। तो ये भाई साहब जो थे ये अपना एजेंडे के साथ गए थे। तो ये इनकी बिना मर्जी के बड़ी बड़ी जो लैब्स और फैक्ट्रीज हुआ करती थी वहाँ पे विज़िट करना शुरू कर दिया इन्होंने। तो कंपनीज ने भी शुरू कुछ नहीं कहा, लेकिन कहा नहीं कहा, चलो समझ नहीं आया। उसके बाद इन्होंने लेटर लिखा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लेटर लिखकर बोला कि आपको मैं न्यूक्लियर नेशन बना दूंगा, लेकिन आप मेरे साथ जुड़िए, आई कैन हेल्प यू विद दैट। और इसके लिए इन्होंने फिर वहाँ पर ये अपना जो भी डाटा इकट्ठा कर सकते कर रहे थे। फिर एक दिन इनको कंपनी ने काम दे दिया। किस चीज़ का काम दे दिया सर? कि जो पूरा का पूरा जर्मन एक सेंट्रीफ्यूगल का प्रोसेस का वो लिटरेचर था, मतलब लिटरेचर कह सकते हैं आप उसको, या उसका जो पूरा का पूरा मैन्यूस्क्रिप्ट थी, या जो भी उनका प्रोसेस का जो एक तरीका था, उसको ट्रांसक्रिप्ट करना था डच लैंग्वेज में। तो वो पूरा इनको दे दिया 16 दिन के लिए। अब ये इनके पास था कि पूरा पूरा कैसे बनता है, क्या होता है, क्या नहीं होता। और ये फिर उसके बाद ये सब होने जब चल रहा था तो CIA की नज़र इनके ऊपर पड़ चुकी थी। तो CIA ने डच अथॉरिटी के साथ मिलकर इनके ऊपर नकेल कसने को भी कहा, लेकिन CIA ने थोड़ा ढील बरती और कहा कि चलिए इनको देखते हैं करते क्या हैं। और इनको समझ में आ गया अब्दुल कादिर को कि भैया मेरे ऊपर नज़र रखी जा रही है। अपना बोरिया बिस्तरा ने पैक किया, जो सामान इन्होंने इकट्ठा किया था, जो चोरी का पूरा प्रोटोटाइप, वो अपना पैक किया और सीधी टिकट ली कराची की। पहुंच गए भाई साहब पाकिस्तान पहुंच के इन्होंने उस प्रोजेक्ट को अपने तरीके से शुरू किया। 1-1.5 साल के अंदर इनकी लैब तैयार हो गई, होल सोल इंचार्ज हो गए। एट द एज ऑफ 42 ही इज़ द होल सोल एवरीथिंग फॉर न्यूक्लियर थिंग। इतनी बड़ी इनकी
रिस्पेक्ट थी। इनके सब कुछ डॉजी नाम होने के बाद भी पाकिस्तान में आज भी इनके नाम पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, ऐसे कॉलेजेस हैं और लैब्स हैं, तो वहाँ पर इनकी इज़्ज़त को कोई ढप्पा नहीं है। वहाँ बेसिकली पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान के अंदर जो जितना बड़ा चोर उतना बड़ा राजा, तो ये इनका हाल वही था। तो इनके एक बार चलता रहा, 2005 में जाकर आखिरी में जाकर इन पर नकेल कसी, लेकिन तब तक ये अपना काम कर चुके थे। कहें नॉर्थ कोरिया, ईरान, सीरिया मेनली, जिनको इन्होंने अपना स्मगल किया, और नॉर्थ कोरिया के साथ तो इन्होंने बार्टर का काम किया। बेसिकली बार्टरिंग कैसे करी कि इन्होंने कहा कि हम आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देंगे, आप हमें मिसाइल टेक्नोलॉजी दीजिए, तो ये वहाँ से मिसाइल टेक्नोलॉजी भी लेकर आए। वो भी इनकी अपनी बनाई हुई थी, सब काम चोरी का ही किया। हाँ, दिमाग था चोरी के लिए, वो मानते हैं, और उसको यूज़ कैसे करना है ये मानते हैं, लेकिन थे सब कुछ चोरी का ही। तो मिसाइल आज भी आप देखेंगे जो पाकिस्तान की, उनके जो आप पेरेंटिंग देखेंगे या उनका वो देखेंगे तो आपको पता लगेगा वो नॉर्थ कोरिया के ऊपर ही बेस प्लेटफॉर्म पे बनी हुई हैं। 2005 में फिर इनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया, क्योंकि सर के ऊपर से पानी निकल चुका था। और खाली बात नॉर्थ कोरिया, ईरान और सीरिया की नहीं थी, सीआई और बाकी कंट्रीज़ को समझ में आ चुका था कि अब ये भाई साहब रुकेंगे नहीं। इनका अगला काम है सऊदी अरेबिया, लीबिया और ऐसी ना जानी कैसी ऐसी कंट्रीज़ जिनके साथ ये अपने रास्ते में थे, सीरिया वगैरह मिला के। तो ये इनको रोकने के लिए, इनके ऊपर नकेल कसने के लिए उनको हाउस अरेस्ट किया गया। इनकी जो वाइफ थी हैरी खान, यूरोपियन थी, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जर्मन कॉरस्पॉन्डेंट को बैक इन 2006 और 7, आई एम नॉट वेरी मच श्योर, बट लेकिन एक इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा था कि मेरे पति को फ्रेम किया गया जो काम उन्होंने किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो काम करने से मना नहीं किया, वो मानते हैं कि हाँ उन्होंने किया था, लेकिन इसके लिए हमें ज़बरदस्ती हमें बलि का बकरा बना दिया गया। उनका कहना यह था, हैरी खान का, कि जो कुछ भी हुआ, जब ये नॉर्थ कोरिया इन्होंने 2000 में विज़िट किया था, तो वो मुशर्रफ की मर्ज़ी से किया था। और ये बात से मैं पूरी तरह से एग्री हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पत्ता भी नहीं हिलता एस्टेब्लिशमेंट अगर इन्वॉल्व ना हो तो वहाँ पे। और न्यूज़ देनी है तो नीचे काले रंग की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं न्यूज़ चैनल वालों के ऑफिस के बाहर, और ये सब चलता रहा। तो अब उनकी हैरी खान की बात समझ में आती कि हाँ सही है, मुशर्रफ इन्वॉल्व होगा, एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व होगी, लेकिन इस पीस से सारा पल्ला झाड़ दिया गया और अब्दुल कादिर को ऊपर बम फोड़ा गया, क्योंकि वो उनको कोई ज़्यादा शौक था। तो इतना शहर दे लोग जालम से कुछ सानू मरण का शौक सी, द सेम थिंग गोज़ विद हिम। और उसके बाद ये सब हुआ और उनको हाउस अरेस्ट भी किया। बेसिकली उनको हाउस अरेस्ट के नाम पर हर तरह की लग्जरी वो प्रोवाइड थी, सब कुछ था, वो ठीक था कि अब बाकी चीज़ों से उनका करियर तबाह हो चुका था। करियर के अंदर वो कुछ नहीं कर सकते, दे कांट डील विद एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू न्यूक्लियर। लेकिन वो अपनी तब तक डैमेज कर चुके थे। मतलब आप ये लगा लीजिए 76 में वो कराची पहुँचे नीदरलैंड से उड़कर, और वहाँ से लेकर 16 और 5 21 साल तक उन्होंने अपनी मन मर्जी के हिसाब से जो करना था किया। बात तो ये भी सुनी है कि वो इराक को भी दे रहे थे, लेकिन सद्दाम हुसैन ने इनके साथ डील करने से मना कर दिया, क्योंकि सद्दाम हुसैन को खुद को डर था कि शायद ये हो सकता है ट्रैप हो। ट्रैप इन द सेंस कि सीआईए ने बिछाया हो ताकि मैं कुछ डील करूँ और ये मुझे पकड़ लें। ये तब की बात है, अर्ली 90s की। और ये अब्दुल कादिर साहब के चलते ये न्यूक्लियर बॉम्ब तो बन गया। पाकिस्तान ने भी फिर अपना पैतरे खेलने शुरू किए। जब 87 के टाइम पे लड़ाई का ऑलमोस्ट बिगुल बच चुका था, तब इन्होंने ब्लैकमेल किया इंडिया को, जैसे न्यूक्लियर बम का बता के। और फिर उसके बाद जिया-उल हक जयपुर में मैच देखने आए, और ये सब कुछ चला उसी छत्र से, उसी अम्ब्रेला के अंडर की जहाँ पे ब्लैकमेलिंग चल रही थी। फिर 90s के अंदर फिर से हालात बिगड़े, जब आपको पता है कश्मीर के अंदर इतना कुछ चल रहा था, कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हो रहा था, और यहाँ पर मुहाने पे थी लड़ाई के लिए। तब एक बॉब गेट्स करके एक अमेरिकन वो थे CIA के हेड, वो पाकिस्तान होने के बाद इंडिया आए और वो यही पैगाम लेकर आए कि अगर आपने लड़ाई करी तो वो बम फोड़ देंगे आपको। बॉब गेट्स ने आकर कहा कि भैया आपने लड़ाई शुरू करी, अगर आपके साथ लड़ाई हुई तो ये आपके ऊपर देर नहीं लगाएंगे, पहले दिन ही आपके ऊपर बम गिर देंगे, न्यूक्लियर बम। और इंडिया उस समय प्रिपेयर नहीं था, और फिर इंडिया को लगा कि हाँ ये सब कुछ है तो हमें अभी पहले अपने पाँव जमाने पड़ेंगे। तो उसके बाद जाकर 98 में पोखरण के अंदर हमने जो किया वाजपेयी जी के टाइम पर, उससे पहले इंदिरा गांधी के टाइम पे एक लाफिंग बुद्धा हुआ था, 74 की बात है, वो पोखरण टेस्ट था। तो ये जो पूरा सिनेरियो है, मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि अब्दुल कादिर चाहते तो अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे भी बन सकते थे, लेकिन नहीं, अल्टीमेटली थे तो पाकिस्तानी ना। तो क्या कर सकते थे उन्होंने, कर सकते थे उन्होंने वो किया। जिस काम में पाकिस्तानी माहिर हैं, चोरी में और प्रोपोगंडा करने में, और फिर सब कुछ हो जाने के बाद फिर एक विक्टिम कार्ड खेलने में कि हम मुस्लिम हैं, हमारे साथ इसलिए ऐसा हुआ। और वही बीमारी उन्होंने इंडिया के अंदर भी मुसलमानों को कईयों को दे दी है, जो हर चाहे जिनका बेटा ड्रग लेते हुए जेल जाए
लेकिन अल्टीमेटली कार्ड खेला जाएगा कि मुस्लिम हूँ इसलिए मुझे फंसाया गया। तो ये बहुत सारी बातें हैं चल रही हैं, इस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, ये तो इंटरनल पॉलिटिक्स हो जाएंगी। लेकिन अब्दुल कादिर की 85 की एज में डेथ हुई कराची में लंग्स फेलियर की वजह से, और उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, और एक दुनिया ने एक एरा का एंड होते हुए देखा एक स्मगलर साइंटिस्ट की, जिन्होंने पूरी दुनिया में पूरा क्योस मचा दिया। जय हिंद। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब तो कर लीजिए। चलिए जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।